हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको सत्यम सर ने बताया होगा कि बिहार ट्यूटोरियल नाम का जो हमने चैनल बनाया वो उस पे हम बिहार बोर्ड की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी आप एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, सारा का सारा हम लोग का जो टीम है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से है, कोई पटना के हैं तो कोई दिल्ली, वहाँ पढ़ा चुके हैं। वो बेहतरीन टीम देने का काम आप लोग को सत्यम सर ने किया। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि बिहार बोर्ड में जो जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाएंगे। तो हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मेरा नाम शंकर हुआ। आइए देखते हैं हिस्ट्री में हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो है सबसे पहले आपको बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ पे राष्ट्रवाद? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। आपको मैंने बताया था सीधा सीधा कि राष्ट्रवाद का जो सीधा सीधा मतलब होता है वो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है। मतलब जो प्रेम तो वैसे भी आप लोग करते हैं मम्मी पापा से सबसे, लेकिन ये प्रेम की भावना देश के प्रति जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? राष्ट्रवाद। अब आप यूरोप देख रहे हैं। यूरोप देखिए, आप जाने होंगे कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट जो है वो आपका यूरोप भी देखने को मिलता है। अब जैसा कि देखिए, आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा ये जो देखिए 7 कॉन्टिनेंट। देखिए, हम पूरा का पूरा बताएं आपको। 7 एक चीज और होता है, महाद्वीप जब भी आप देखते हैं तो जैसे देखिए कोई छोटा सा पार्ट होगा, ठीक ठीक है, कोई छोटा सा पार्ट है और इसके चारों ओर यदि जल घिरा होगा, जल से घिरा होगा कोई एरिया, जैसे जल से सब घिरा है तो इसको बोलते हैं हम द्वीप। क्या बोलते हैं बाबू? द्वीप। और कोई बड़ा सा पार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बड़ा सा पार्ट है, ठीक, ये 3 और अथवा 4 और जल से घिरा होगा तो इसको बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। तो द्वीप समझ गए आप, छोटा सा एरिया होगा, चारों ओर पानी से घिरा होगा, उसको क्या बोलेंगे? द्वीप। और ये देखिए कोई बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा एरिया, और ये चारों ओर या 3 और पानी से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। अब देखिए, आपने जाना होगा 7 महाद्वीप, लेकिन आज आपको एक रोचक तथ्य के बारे में पता चलेगा। इतना दिन से आप जो 7 अवनमन जो कम जानते हैं इतिहास को, वो समझाते हैं कि 7 महाद्वीप द्वीप तक तो ठीक है, लेकिन 7वां महाद्वीप आप लोग इतना दिन से जो पढ़ते आ रहे होंगे, ये पढ़ते होंगे कि चलिए ठीक है सर, ये वाला पार्ट जो है एशिया देखते हैं हम, ये देखते हैं अफ्रीका देखते हैं सर, आप इसको देखते हैं एशिया अफ्रीका, ये देखते होंगे आप उत्तरी अमेरिका, ये देखते होंगे आप दक्षिणी अमेरिका, और नीचे वाला पार्ट को देखते होंगे अंटार्कटिका, और ये वाला पार्ट जो है ये सब यूरोप है। और इधर इतना दिन से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जो कम जानते हैं जो इतिहासकार वो बताएंगे आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया है। बाबू, इसको ऑस्ट्रेलिया कहना गलत है। क्यों? देखो, पूर्णतः मायने में ये सही नहीं है। आप आज तक क्या एशिया का राजधानी सुने हैं? बताइए। इंडिया का राजधानी आप सुने होंगे, हाँ बोलो, कहाँ बोल रहे हो? एशिया का राजधानी आप कभी नहीं सुने होंगे। ऐसा सुने होंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आप कभी सुन ही नहीं सकते हैं किसी कॉन्टिनेंट का। आपने यूरोप का कभी राजधानी सुना? नहीं ना। आप कभी उत्तरी अमेरिका का राजधानी सुना? नहीं ना। तो राजधानी कभी भी किसी महाद्वीप का नहीं होता। तो ये ऑस्ट्रेलिया का तो राजधानी हो रहा है बाबू, तो ऑस्ट्रेलिया कैसे महाद्वीप हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है, इसलिए ये महाद्वीप नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारे और भी देश हैं, जैसे न्यू पेपुआ गिनी है, इधर न्यूजीलैंड है, छोटे छोटे पार्ट, फिजी हैं, ये सब सारे पार्ट हैं। क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया बड़ा है तो कम इतिहासकार बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप का नाम है। एक्चुअल में ऐसा बोलना गलत है। इसका जो एक्चुअल नाम है ओशिनिया बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं बाबू? ओशिनिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, आज पूरा का पूरा आपका ये वाला पार्ट में हम घूमेंगे। इस पार्ट में जो यूरोप में राष्ट्रवाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद। ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का मतलब हम आपको बता दिए, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। और जो 7 महाद्वीप थे, उस 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप तो आपका यूरोप था। अब इसमें देखते हैं कैसे राष्ट्रवाद की भावना उफान लगी, क्या हुआ आखिर, ये समझ रहे हैं हम। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से आरंभ होती है। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति, अवनमन टीचर तो बता देते हैं कि चलो ठीक है फ्रांस की क्रांति, लेकिन फ्रांस की क्रांति से पहले भी एक क्रांति बताना होता है जिसका नाम होता है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। क्या नाम होता है बाबू? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अब देखते हैं हम अमेरिका स्वतंत्र।
फ्रांस, ये जो क्रांति वर्ड देख रहे हैं आप, इस क्रांति का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्रांति का जो एक्चुअल मतलब होता है, अचानक से हुआ कोई बड़ा सा परिवर्तन हो गया। जैसे आप फ्रांस का क्रांति सुनते होंगे, आप रसिया का क्रांति सुनते होंगे, अमेरिका का क्रांति सुनते होंगे, सुनते हैं ना ये सब चीज। तो क्रांति का मतलब होता है अचानक से कुछ अजीब सा हो गया, अचानक से कुछ चेंज हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? क्रांति। मतलब जैसे देखिए फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, पहले राजा के हाथ में सत्ता था, राजा ने उखाड़ फेंका, फिर से जनता ने अपने हाथों में ले लिया, तो बदलाव हुआ कि नहीं बड़ा सा, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति समझने से पहले हम अमेरिका की क्रांति को समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम अमेरिका की क्रांति। आप ये जो देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका में एक जगह पड़ता है अमेरिका, उसी को हम बोलते हैं अमेरिका। जब दुनिया में सब देश घूम घूम के देखो, जैसे यहाँ पे जो ये फ्रांस हो गया, ये देखिए ये फ्रांस हो गया, इधर ये आपको देखेंगे ब्रिटेन वाला ये पार्ट, ये सब दुनिया में घूम घूम के सब जगह जाता था, उपनिवेश बना लेता था। तो अब पूछेंगे भैया नया वर्ड ये उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश का सीधा मतलब होता है कि जब कोई एक राष्ट्र, जैसे मान लो ये ब्रिटेन वाला आपने ये छोटा सा अपने लोग को गुलाम बनाया था, तो ये सब जो है हमारे यहाँ आया और हमारे यहाँ आकर के क्या किया, ये सब आकर के हम लोग को गुलाम बना लिया और हमारे यहाँ का जो कोयला, सोना, हीरा, जवाहरात सबको ले जा रहा था। मतलब यहाँ पे राज कर रहा था, लेकिन पैसा सबको यहाँ नहीं रख रहा था, वो लेके चल जा रहा था अपने देश। तो ऐसे ही चीज को हम कहते हैं उपनिवेश। क्या कहते हैं? उपनिवेश। मतलब ब्रिटेन उपनिवेश हो गया, उपनिवेश अपने सबको बना लिया। अब फ्रांस बना रहा है, इधर ब्रिटेन दुनिया में घूम घूम के बना रहा है, इसी क्रम में उसने अमेरिका को भी उपनिवेश बनाने का काम किया। तो अमेरिका में कुल 13 छोटा छोटा, ये जो है ना 13 को छोटा छोटा, मान लो एगो नॉर्थ वाला पार्ट, एगो साउथ वाला पार्ट, एगो इधर वाला पार्ट, सबको क्या किया, ये सब गुलाम बना लिया। मतलब यहाँ अपना छोटा छोटा कंपनी भेज दिया। और छोटा छोटा कंपनी जैसे ही भेजा, तो अब देखो हुआ क्या, यहाँ से ये सब टैक्स लेना स्टार्ट करता था। मतलब यहाँ से ये सब टैक्स वैक्स लेता था। अब बताओ भाई, ब्रिटेन का ही कंपनी है, छोटा छोटा कंपनी यहाँ पर बना दिया था। अब जैसे ही बना दिया था, अब इस सब अमेरिका वालों को बड़ी प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, देख रहा है। और ये सब चाय जो बेचता था ब्रिटेन वाला, बोलता था कि तुमको जबरदस्ती चाय लेना पड़ेगा, चाय जो है ना। और जितना में चाय बेचता था ये ब्रिटेन वाला सब, 10 गुना मुनाफा कमाता था। कितना बाबू? 10 गुना। अब ये 10 गुना जो मुनाफा कमा रहा था, इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, ये सब विरोध किया कि हम काहे लेंगे तुम्हारा चाय, बताओ क्यों लेंगे हम तुम्हारा चाय, हम जहाँ बनता है चाय, भारत, चीन, इस सब तरफ चाय डायरेक्ट आता था, बोला हम वहीं से लेंगे। ये सब बोलता है नहीं, चाय तुमको जबरदस्ती हम ही से लेना पड़ेगा। होता क्या है, एक समय आता है 1773 का, कितना का? 1773 का। इस 1773 में एक बोस्टन नामक यहाँ पे बंदरगाह पड़ता है। इस बोस्टन नामक बंदरगाह पे सैमुअल इमंडसन नाम का नेता आता है और कहता है कि हम तुमसे अब चाय नहीं खरीदेंगे। लोगों ने डाकू, आदिवासी इस सब का रूप लिया और इस जहाज में जितना चाय था सबका सब चाय को फेंक दिया। बोला हम तुम्हारा चाय नहीं लेंगे, और चाय को सबको फेंक दिया। अब ये अंग्रेज चोट्टा सब गोली चलवा दिया, जनता पे गोली चलवाया। इसी घटना को कहा गया बोस्टन टी पार्टी। क्या कहा गया इस घटना को बाबू? बोस्टन टी पार्टी। अब ये जो बोस्टन टी पार्टी हुआ, तो बोस्टन टी पार्टी हुआ आपको 1773 में। 1773 में हुआ। अब अमेरिका का क्रांति जोर शोर अपने रूप पे ले लिया था, ठीक है। तो पूछेगा आपसे बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773 में। इसके नेता कौन थे? सैमुअल इमंडसन, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही हो रहा था, इतना चीज हो ही रहा था कि ये जो 13 गो उपनिवेश, यहाँ छोटा छोटा जो कंपनी था ब्रिटेन वाला सब, ये सब बोलता है ऐसा क्यों न कर ले कि हम ही यहाँ का राजा बन जाए। हम यहाँ से, अब देखो इतना 1000 मील दूर है ब्रिटेन, हम क्या करने जाएंगे वहां पे? कुछ नहीं। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ही लोग यहाँ का राजा बन जाते हैं, ये सब बोला ब्रिटेन वाला सब, ठीक है, हम लोग यहाँ का राजा बन जाते हैं। तो इसी क्रम में क्या हुआ, जैसे ही ये सब बोला कि हम यहाँ का राजा बनेंगे ना, देखो हुआ क्या, ये सब अब बोलता है हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। क्या करेंगे? टैक्स अब हम तुम लोग को नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? तो ब्रिटेन वाला को टैक्स नहीं देंगे। अब टैक्स जो नहीं देंगे उसका क्या मायने होता है? बोला जब तक हम लोग का प्रतिनिधि, हमारा लोग, यहाँ का उठा हुआ लोग यहाँ पे नहीं बैठेगा, तब तक हम टैक्स तुमको नहीं देंगे।
तो अमेरिका की क्रांति का नारा बन गया क्या, नो रिप्रेजेंटेटिव नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। जब तक तुम हमारा प्रतिनिधि को नहीं रखोगे, अपने संसद में नहीं बिठाओगे, तब तक हम तुमको क्या करेंगे बाबू, टैक्स नहीं देंगे। क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। अब बताओ, लड़ाई चल रहा है ये अमेरिका वाला का और ये ब्रिटेन वाला का। अब बीच में आता है अचानक से वो नेता, अब बोलता है अमेरिका स्वतंत्र। क्या, अमेरिका स्वतंत्र? बोला अरे छोटा तुम क्या बोल रहा है। उस नेता का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। बोलता है छोटा तुम क्या बोल रहा है, अभी तो अपना जो ये अमेरिका है, ये अमेरिका तो गुलाम है ब्रिटेन वाला का, अंग्रेजों सबका गुलाम है, कैसे बोल दोगे तुम आजाद है, बताओ। बोलता हम कुछ नहीं जानते, आज से अमेरिका स्वतंत्र। स्वतंत्र तो स्वतंत्र ये घोषणा करता है 4 जुलाई 1776 को। कितना को बाबू, 4 जुलाई 1776 को। और अमेरिका वाला बोलता है क्या, जब मिलेगा आजादी, वाशिंगटन कहता है जब मिलेगा तब मिलेगा, कोई बात नहीं, हम कह दिए अमेरिका स्वतंत्र तो आज से अमेरिका स्वतंत्र। ठीक है, ये डेट था आपको 4 जुलाई 1776 का। जबकि ये बस घोषणा हुआ था 4 जुलाई 1776 को कि अमेरिका आजाद होता है। अमेरिका एक्चुअल में आजाद इस दिन नहीं हुआ था, लड़ाई लड़ते लड़ते 1783 आ गया। कितना बाबू, 1783। अब देखो क्या हुआ, इधर ये अमेरिका वाला सब और ये ब्रिटेन वाला सब लड़ रहा था आपस में, तो ये छोटा फ्रांस को घुसने का क्या जरूरी था, बताओ। आप जो देख रहे हैं ये फ्रांस, यहाँ पे ये फ्रांस को क्या, फ्रांस वाला बोलता है रे तुम दोनों लड़ाई कहाँ कर रहा है, आपस में आओ बैठो हमारे यहाँ एक जगह पड़ता है पेरिस, वहां बैठो, हम तुम दोनों का शांति कराएंगे। क्या शांति कराएंगे बताओ। तो बोलता है तुम बैठो, ये ब्रिटेन वाला को बोलता है तुम उसको काहे मार रहा है, बैठने का अधिकार दो, बोलने का अधिकार दो, संविधान बनाओ, काहे उस सबको प्रताड़ित कर रहा है तुम बताओ। तब ये हुआ क्या, फ्रांस के जगह एक पेरिस पड़ता है, फ्रांस में एक शहर है पेरिस, उस शहर में क्या हुआ, बैठक बुलाई गई। और फ्रांस के पेरिस में बैठक जैसे ही होता है तो इस बैठक में अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया जाता है। और वहां जो 13 गो छोटका छोटका जो कंपनी ब्रिटेन वाला सब भेजा था वो सब एक हो गया और इसी को कहा गया यूनाइटेड। और अब यूनाइटेड हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या कहा गया बाबू, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बताओ ये सब चीज हो गया, बताओ फ्रांस वाला को घुसने का क्या जरूरत था। यदि फ्रांस वाला सब नहीं घुसता, अब बोलता है फ्रांस का नागरिक सब क्या है, तुम बताओ तो हमारे यहाँ है ये नहीं है कुछ, हमारे यहाँ तुम कह ही नहीं रहे हो, हमारे यहाँ राजा राज कर रहा है, बोलने का अधिकार नहीं है, भूखे मर रहे हैं, कुछ पैसा हम लोग को खाने पीने के लिए दे ही नहीं रहे हो, और तुम जा रहा है अमेरिका वाला को खर्च करने। अमेरिका वाला सबको आजाद करा दिया, बोलने का अधिकार दे दिया, संविधानों बनाने में तुम मदद कर दिया। अब फ्रांस का जनता बोलता है अब हमरो यहाँ क्रांति हो, तो क्रांति करता है कौन, फ्रांस की जनता। अब फ्रांस की जनता जो क्रांति करती है उसी को हम पढ़ते हैं क्या, फ्रांस की क्रांति। अब देखो फ्रांस की क्रांति जो थी किस क्रांति से प्रेरित थी बाबू, अमेरिका की क्रांति से। किस क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से। अब देखो हम पढ़ते हैं, क्रांति का मतलब तो हम आप लोग को समझा दिया, अचानक से जो बड़ा सा परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति को हम ये फ्रांस की क्रांति को हम समझते हैं। जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था, लुई 16वां। ये लुई 16वां बहुत निरंकुशवादी शासक था। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पे बैठा था। जब ये फ्रांस की गद्दी पे बैठा था मात्र ये 20 साल का था। और जब ये गद्दी पे बैठा तो फ्रांस की करेंसी क्योंकि बाबू होती है लिब्रो उस समय की, तो 2 लाख लिब्रो पहले से ही इस पे कर्ज था। कितना, 2 लाख लिब्रो। और ये जो अमेरिका को मदद किया आजाद होने में, क्योंकि ब्रिटेन से दुश्मनी था सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान, तो अब जो दुश्मनी के निकालने के लिए 10 लाख लिब्रो का कर्ज ले लिया। और कितना का, 10 लाख लिब्रो का। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, वो कहानी है, ये जो लुई 16वां है इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की थी, उसका नाम था मेरी एंटोनिएट। देखो ये मेरी है पर इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसका नाम क्या था, मेरी एंटोनिएट। वो बकलोलिया ऐसी थी, वो कहती है रोड पे जा रही है, रानी आ रही है, रानी उसके लिए वो क्या हो कोची होता है, वो कंबल बिछाओ, कंबल, रानी का 52 गज का क्या वो लुंगी होता है, नहीं लहंगा होता है, तो 52 गज का लहंगा जो है वो पहन के जा रही थी। तो जनता सब मांगती है क्या, जनता सब रानी रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी। तो ये जो है बकलोलिया रानी पूछती है अपने सचिव से, जी क्या क्या बोल रहा है ये सब, ये जनता सब क्या बोल रहा है।
लेकिन मैम इस सब के पास रोटी नहीं है, रोटी दे दो रोटी। तो बोलती है, तो ये बकरोलिया को लगता है रानी को क्या, अच्छा रोटी नहीं है, रोटी है ना नहीं है और सब कुछ था, मतलब इसके घर में ब्रेड है, सोना है, चावल है, बड़ा बड़ा राजमहल है, घर है, कोई चीज का कमी नहीं है सबके पास, बस रोटी नहीं है। तो बोलता कोई बात नहीं, रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो, केक खा लो, आज तुम चावले खा लो। अब जनता गई गुस्सा, जनता बोलती ई रानी को तो हम मारेंगे, आज मारे कि कल मारे, ई रानी जिस दिन आई हाथ मार खाएगी। अब इसी में देखो क्या हुआ, लुई सोलमान निरंकुश शासक था। तो निरंकुश का क्या मतलब होता है बाबू, वैसा शासक जिसपे कोई अंकुश ना लगा सके, मतलब कोई रोक ही ना लगा सके, उसको बोलते हैं निरंकुश। ठीक, तो ये निरंकुश शासक था। अब बताओ 2 लाख या 10 लाख कितना का कर्ज हो गया, 12 लाख लिब्रो का कर्ज हो गया टोटल, क्योंकि अमेरिका क्रांति के दौरान इतना लिया गया था। अब जो 12 लाख लिब्रो का कर्ज हो गया, अब तो राजा को देना था, और जिससे लिया गया था टैक्स वो बोल रहा था हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। कितना इंटरेस्ट, 10%। अब 10% तो काफी बड़ा बात होता है। अब राजा को तो अपना वो जो बरसाई का महल था उसका आलिशान शान शौकत भी बचा के रखना था। अब जो राजा अपना काम वाम कर रहा है वो सब भी बचा के रखना था, राज दरबार में जो सेना सब है उस सब की भी बातों को रखना था। तो 12 लाख लिब्रो पे 10% का टैक्स, अब ये टैक्स तो उतना राजा दे नहीं पाएगा। और वहां एक व्यवस्था थी फ्रांस में कि राजा अपने मर्जी से डायरेक्ट वो नहीं टैक्स वैक्स बढ़ा नहीं सकता था। तो राजा ने क्या किया, डायरेक्ट तो टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, वो बैठाने के लिए जनरल स्टेट्स होता था। क्या होता था बाबू, जनरल स्टेट्स। इस जनरल स्टेट्स में 3 वर्ग होते थे। जनरल स्टेट्स का बैठक बुलाया जाता था। तो इसी टैक्स बढ़ाने के लिए राजा ने जनरल स्टेट्स का बैठक बुलाया और कहा, ये बैठक 5 मई 1789 को हुआ। इसमें 3 वर्ग होते थे। देखो, एक वर्ग जो होता था इसमें बैठते थे इधर से, फर्स्ट वाला जो क्लास होता था उसमें पादरी, इसमें कुलीन वर्ग, और इसमें व्यापारी किसान ये सब इधर बैठते थे। व्यापारी हो गया, किसान हो गया, ये सब इधर बैठता था। अब देखो दुख की बात क्या है, राजा हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानता था पादरी को और कुलीन को। पादरी तो आप लोग समझते ही हैं, जो चर्च का जो पूजा करने वाला काम काज जो करता है उसको पादरी बोलते हैं। और कुलीन मतलब जो बड़ा परिवार जो होता है, सम्राट सब कुछ है उसके पास, तो उसको बोलते हैं कुलीन। और इसमें सब छोटा छोटा दल था। तो 5 मई 1789 को जनरल स्टेट्स का मीटिंग बुलाता है कौन, राजा। किस लिए बुलाता है, क्योंकि उसको टैक्स बढ़ाना था, इतना ज्यादा कर्ज हो चुका था फ्रांस पे, अब इसको टैक्स बढ़ाना था। इसीलिए 5 मई 1789 को ये बैठक बुलाता है जैसे बैठक। तो इसका रहता है पादरी वर्ग की तरफ से 3 से लोग आते हैं, इधर से भी 3 से लोग रिप्रेजेंट करने आते हैं, और इधर से आ जाता है लगभग 6 से लोग। अब देखो इधर 300 इधर 300। अब इस सबको वोटों देने का अधिकार नहीं था, इस सब साइड में खड़ा रहता था। तो इसको लेफ्ट में खड़ा रहता था, इस सबको बोलता था लेफ्टिस्ट है, ये सब लेफ्टिस्ट है। जैसे अभी नहीं देखते हैं आप लोग कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, जैसे सरकार जो है आपको पेंशन के रूप में 1100 या 500 जो भी देती है, पेंशन तो सरकार दे रही है। एक तरफ से सरकार पेंशन दे रही है और दूसरे तरफ से मान लो दाल का रेट बढ़ा दिया, चावल का रेट बढ़ा दिया, गेहूं का रेट बढ़ा दिया, खादे का रेट बढ़ा दिया। तो ये जो सरकार में नहीं है उस सब का कहना है, जनता के पास पैसा रहा कहाँ, किसान के पास पैसा कहाँ रहा। आप तो पेंशन दे रहे हैं 1100-1200, लेकिन रहा कहाँ पेंशन। तो इसी विचारधारा को बोला जाता है, ये सब लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला लेफ्टिस्ट है। तो लेफ्टिस्ट का बात फ्रांसी की क्रांति से आया था, समझे। तो अब राजा बैठक बुलाता है 5 मई 1789 को। इससे पहले जनरल स्टेट्स की बैठक काफी पहले 1614 में हुआ था। अब बताइए 150 साल लगभग बीत रहा है, उसके बाद जनरल स्टेट्स का बैठक बुलाया जा रहा है। इसमें पादरी को बहुत अधिकार था, ये सब टैक्सों नहीं देता था, ये कुलीनो टैक्स नहीं देता था, इसी सब को सब टैक्स देना पड़ रहा था। अब तो बड़ी बात है, जैसे ही बैठक हुआ ये सब बोलता है पहले हमको वोटिंग का अधिकार दो। अब बताओ 6 से सब अकेले है, यदि इसको वोटिंग का अधिकार दे देता राजा, तब तो सीधा सीधा बात है कि जैसे ही वोटिंग का अधिकार देता ये सब जीत जाता। अब जैसे ही ये सब जीत जाता तो अब बवाल हो जाता, राजा बोलता है नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। फिर इधर से ये जो 6 से लोग बैठा होता, राजा मुर्दाबाद, लुईस सोलमा मुर्दाबाद, लुईस सोलमा हाय है, इस तरह का नारा लगाया। और क्योंकि ये बैठक वर्साई के महल में हो रहा था, कहाँ पे, वर्साई के महल में हो रहा था, फ्रांस में एक जगह पड़ता है उसमें वर्साई के महल में हो रहा था, वहां पे अलीशान बंगला में ये बैठक हो रहा था। तो उसी में एक जगह पड़ता है, उस जगह टेनिस खेलने वाला जगह था, और टेनिस खेलने वाले जगह को बाबू कोर्ट कहते हैं।
तो वो टेनिस कोर्ट था। क्या चीज का कोर्ट था? टेनिस कोर्ट। इस टेनिस कोर्ट में जाता है ये सब जितना भी यहाँ से जो देखिए हमने आपको भी क्या क्या समझाया, 3 वर्ग होते थे उसमें टोटल। 3 वर्ग में इधर जो बैठता था सबसे फर्स्ट में वो पादरी होता था, इधर जो बैठता था वो कुलीन वर्ग होता था। आप देखे होंगे इधर कुलीन, और इधर जो होता है वो बैठता था व्यापारी, छोटा किसान, ये सब वर्ग इधर बैठता था। अब जैसे ही ये सब इधर बैठता था तो ये सब को जैसे ही वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया राजा के द्वारा, ये सबको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। अब वोटिंग का अधिकार नहीं दिया तो ये सब नारा लगाया, लुईस 16वां मुर्दाबाद, लुईस 16वां हाय हाय, इस तरह का नारा लगाया। और ये सब उसी बरसाई के महल में एक जगह है टेनिस खेलने वाला जगह, उस टेनिस कोर्ट में गया और बोला कि जब तक हम, कब तक, जब तक हम इस लुईस 16वां पे अंकुश न लगा दे, कुछ संविधान न तैयार करे, तब तक हम नहीं आएंगे। और ये लोग अपना नेशनल असेंबली बना लेता है और यहाँ पे नारा वारा लगाता है और संविधान बनाने का बात करने लगता है यहाँ का जो लोग सब है। तो यहीं पे शपथ खाता है इसी टेनिस कोर्ट में, इसीलिए इस घटना को बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। ओथ मतलब होता है शपथ। तो टेनिस कोर्ट में जो शपथ लिया गया था वो किस क्रांति से रिलेटेड है? फ्रांस की क्रांति से। जैसे ही ये सब घटना हो गया, ये सब घटना होने के बाद आप देखोगे ये सब इधर कर रहा है। अब क्या हुआ, उधर जो राजा के खिलाफ नारा लगा रहा था, विरोध कर रहा था, उस सबको राजा का एक दुर्ग था, उसका नाम था बास्टिल। क्या था? बास्टिल। बास्टिल नामक किला में, इसका नाम क्या था? बास्टिल। बास्टिल नामक किला में इस सबको बंद कर दिया। ठीक, बास्टिल नामक किला में बंद कर दिया इस सबको। अब जनता को लगा इस छोटा राजा एक तो हम लोग को कुछ दे नहीं रहा है, खाने पीने हम लोग मर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहा है, और जो हमारे लिए बात कर रहा था उस सबको जेल में बंद करेगा। और वैसे भी आपको पता है उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुकी थी। तो फ्रांस में क्या हुआ था ना, फ्रांस में वहाँ के लोग सब जितने थे सब कह रहे थे कि रे ऐसा हो रहा है ना कि लोग ये जो है जमींदार सब, ये सब ठंडा के कारण पहले फसल खराब है, अब ये जमींदार सब क्या कर रहा है, फिर से बुला रहा है, किसको? फिर से बुला ले रहा है छोटा छोटा इधर जो है गुंडा सब जो है इसको बुलाएगा, हमारा फसल तबाह कर देगा। तो किसान सब, कोई कोदार जानते हैं, कोदार, कोदार, कोई बेलचा, ये सब लेके तैयार था कि चलो दुर्गे को तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? दुर्ग को तोड़ देते हैं। जैसे ये सब बात हुआ, अब जनता सबको लगा हमारे लिए जो बात कर रहा था उसको तुम बंद करेगा, इस दुर्ग में बंद करेगा, चलो इसको तोड़ दो। तो इसी को क्या कर दिया गया, बास्टिल दुर्ग को तोड़ दिया गया और जितना को गिरफ्तार किया गया था उस सबको हटा लिया गया। ये घटना था 14 जुलाई, कितना को? 14 जुलाई 1789। तो ये थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति अब देखो जैसे हुआ, लोग सब तो जो है विद्रोह कर रहा है, उधर क्या कर रहा है, उधर जो है क्या बोलते हैं, उधर ये सब जितना है संविधान बना रहा है नेशनल असेंबली वाला। अब महिला सब भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, महिला सब बोलती है पुरुष सब जब ये बास्टिल नामक किला को हटा दिया तो हम पीछे रहो, पीछे न रहो। अब क्या किया ये सब, एक जगह पड़ता है, महिला सब स्टार्ट की, लगभग 10,000 महिला क्या की, एक साथ हुई। और जिस वर्साई के महल में रानी रहती थी वहीं बकलोलिया मेरी एंटानियट, फिर से कह रहा हूँ मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। तो इस वर्साई के महल में जो रहता था, उस वर्साई के महल में गई 10,000 महिला लगभग। अब बोलती है झोटा वोटा जो बाल वाल होता है उसको नोच लेते हैं, चलो रानी का जाते हैं, बकलोलिया वही रानी है जो खाने नहीं दी थी, चलो नोच लेते हैं। तो महिला सब जाती है वर्साई के महल पे, धाव बोलती है, रानी को भागना पड़ता है छोड़ करके यहाँ से। इसी को इतिहासकारों ने चुड़ैलों का ढाबा कहा। क्या कहा? चुड़ैलों का ढाबा। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ लड़कियों, कितना अपमानजनक बात है कि ये इतिहासकार एक छोटे से वर्ग, एक महिलाओं ने क्रांति करने की विचारधारा दिखाई, लेकिन फिर भी ये लोग इसको चुड़ैल का नाम दिया। कितना दुर्भाग्य है महिलाओं के लिए, आज भी इसका नाम आप लोग बदलवा नहीं पाए। ये अंग्रेज सब क्या बोलेगा, चुट्टा सब जहां तहां जाके इस सब की वजह से क्रांति होता है। तो ये 14 जुलाई 1789 को हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अब उधर नेशनल असेंबली वाला संविधान बना लिया है, इधर जो है ये सब क्रांति वांति हो गया। राजा अब क्या करता है, अगस्त आता है और अगस्त में 1789 को ये जो संविधान बना गया था, इस संविधान पे अपना अधिकार राजा साइन कर देता है कि चलो ठीक है हम मानते हैं, हमारे ऊपर संविधान रहेगा, हम शासन करेंगे। ये राजा कह रहा था ऐसा। अब देखो, अब संविधान बन चुका है,
अब संविधान जो बना तो नेशनल असेंबली वाला ने किस तरह से संविधान बना उसको हम देखते हैं। देखिए वहां का जो लोग था, पहले तो वोट देने का अधिकार किसको किसको मिलेगा, जिसको वोट देने का अधिकार मिलेगा वो होगा सक्रिय नागरिक। कैसे नागरिक? सक्रिय नागरिक, वो आपको हो जाएंगे सक्रिय नागरिक। तो देखो लगभग उसने फ्रांस की क्रांति में जो ये विद्रोह होने के बाद वो कहा था एगो तो होगा मेरा न्यायपालिका, एगो तो मेरा होगा कार्यपालिका, एगो होगा मेरा विधायिका। ठीक, ये फ्रांस की क्रांति की ही देन थी, जो ये सब बनाया कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका, क्योंकि अमेरिका में इससे पहले स्वतंत्र संविधान बन चुका है। तो अब देखो क्या हुआ, अब लोग सबको बनाया गया सक्रिय नागरिक। देखो सक्रिय नागरिक वैसे नागरिक होते थे जिसको वोट देने का अधिकार था। क्या करने का अधिकार था? वोट देने का अधिकार था। वैसे नागरिक जिनको वोट देने का अधिकार था उसको क्या कहते थे? सक्रिय नागरिक। तो लगभग ये 40 लाख के आसपास लोग जो थे वो सक्रिय नागरिक थे। 40 लाख के आसपास जो थे वो सक्रिय नागरिक थे। अब ये 40 लाख लोग जो है नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे। किसका? नेशनल असेंबली का, इसका चुनाव कर रहे थे। अब देखो हुआ क्या, जैसे नेशनल असेंबली वाला का चुनाव ये सब कर लेता था, अब ये सब जैसे ही किया तो यही सब न्यायपालिका को चुन देता था, यही सब जो है इधर से 745 को सदस्य विधायिका को बना देता था। अब यहाँ इस पे राजा होता था, यहाँ पे कार्यपालिका राजा करेगा और राजा पे नियंत्रण होता था इस 745 को का। ठीक, और इसी पे एक और यहाँ पे मंत्री होता था। अब देखो पहले जहाँ पे राजा एकमात्र शासक हो रहा है उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, अब अंकुश लगाने वाला है कि नहीं? राजा पे अंकुश लगाने वाले 745 को सदस्य है, इधर ही मंत्री है, सब है। तो एक आदमी के हाथ में तो अब सत्ता नहीं है। तो फ्रांस के क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व दिया। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो फ्रांस का क्रांति हम लोग ये चीज समझ गए। अब देखो फ्रांस में क्रांति होने के बाद क्या होता है, फ्रांस में क्रांति करने के बाद क्या हुआ वो समझते हैं। वहां पे दो दल बन चुका था। एक दल का नाम था जेकोबियन दल। क्या नाम था वो? जेकोबियन दल। जेकोबियन दल। और एक जो था, मान सकते हैं, कह सकते हैं उसको नरम दल। क्या कह सकते हैं? नरम दल। देखो जेकोबियन दल जो है इसका नाम कैसे पड़ा? वहां एक कॉन्वेंट था ब्रिटिश, उसका नाम था सेंट जैकब कन्वेंट। क्या नाम था कॉन्वेंट का? सेंट जैकब कन्वेंट। उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा जेकोबियन, क्योंकि ये गर्म विचारधारा वाले लोग थे। और इसका जो नेता था उस नेता का नाम था रोबेस्पियर। क्या नाम था? रोबेस्पियर। क्या नाम था इस नेता का? रोबेस्पियर। अब देखो जेकोबियन दल का ये रोबेस्पियर था। अब राजा जैसे ही ये सब कर रहा था, संविधान बन चुका, उथल पुथल हो रहा था, अब फिर भी जनता त्राहिमाम कर रही थी। वो उतनी सही तरह से सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था सक्रिय नागरिक वो होते थे जिनका उम्र 25 साल से ऊपर हो और 3 दिन, कम से कम कितना दिन? कम से कम 3 दिन उसको वोट देने का अपना टैक्स जो 3 दिन के बराबर पे करते थे। जितना मान लो 3 दिन में तुम कमाएगा, जैसे आज का दिहाड़ी तुम्हारा 300 रुपया है तो 900 रुपया ही तुम सरकार को टैक्स देगा, तो तब तुमको वोट देने का अधिकार था। तो अब देखो जेकोबियन दल वाला कह रहा है जान गरीब के हाथ में आया कहाँ सत्ता? नहीं आया है। तो जेकोबियन का नेता था रोबेस्पियर, उथल पुथल करता है और ये क्या करता है 1793 में, कितना में? 1793 में वहां सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और जैसे ही अपने हाथ में लेता है, ये इसके 1793 से 94 के काल को कहा गया आतंक का काल। अब बताओ आतंक का काल क्यों कहा गया बाबू? आतंक का काल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो रोबेस्पियर था, जितना इसका विद्रोही सब था, मान लो जो जो इसका विरोध कर रहा था सबको क्या किया, ये मरवा रहा था। जैसे मान लो राजा इसका विरोध कर रहा है, राजा को टंगवा दो। जैसे जनता इसका जो इसका विरोध कर रहा है, चाहे नरम दल वाला कोई और होता वो इसका विरोध कर रहा है, उसको भी टंगवा दो। जो गर्म दल वाला हो रहा है वो इसका विरोध कर रहा है, उसको भी टंगवा दो। क्या करो? टंगवा दो। तो 1 साल के काल को कहा गया आतंक का काल। अब फिर से जनता को लगा यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना, क्या हमने इसीलिए राजा को किया था। और यही जो है रोबेस्पियर क्या करता है, फ्रांस के राजा जो लुई 16वां थे उसको गिलोटीन पे चढ़ा के
सर धड़ से अलग कर दिया। अब गिलोटिन जानते हैं क्या होता है? एक कुछ इस तरह का आकृति होता है गिलोटिन में, यहाँ शीशा जैसा काटने वाला होता है और यहाँ पे सर रखने वाला होता है। इस तरह से यहाँ यदि सर रख देता है, ऐसे ऐसे इसको काट देता है, राजा का सरधर, क्योंकि ये गिलोटिन नाम का डॉक्टर था, वही बनाया था इसको, इसीलिए इसका नाम गिलोटिन पड़ा था। ठीक है, समझ में आएगा इतना? अब देखो ये हो गया 93 से 94 जितना इसका विरोधी था सबको मार दिया गया, सबको मारने लगा, इसलिए जनता इससे भी परेशान हो गया कि यार इस आदमी के हाथ में शासन आ गया, ये तो गलत है। अब नरम दल का लोग सब इसको हटाया, रॉबespierre को हटा देता है, मार रॉबespierre को, फिर से इसको भी ऐसे ही फांसी होता है। अब रॉबespierre को जैसे ही खत्म किया जाता है, अब नरम दल का नेता आता है शासन में और इससे भी लोग परेशान आ जाते हैं। तब आता है वहां पे डायरेक्टरी शासन। क्या आता है? डायरेक्टरी शासन। ये देखो डायरेक्टरी शासन क्या था बाबू। डायरेक्टरी शासन जो था, अमूमन 5 लोग इसमें होते थे। कितने लोग? 5 लोग। मतलब एक आदमी के हाथ में सत्ता को नहीं देना है, कम से कम कितने आदमी के हाथों में देना है? 5 आदमी के हाथों में। अब जैसे ही 5 आदमी होगा इस सत्ता में, अब एक किसी को एक का तो बस चलेगा नहीं, 5 का 5 मिलकर हम लोग करेंगे, चलाएंगे कि नहीं? अब 5 का 5 आदमी मिलकर चलाएगा सत्ता को। जैसे ही 5 का 5 मिलकर चलाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक पे नहीं आएगा। इतना में ही उधर हम जानते हैं कोई एक बंदा था जिसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था? नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम नेपोलियन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। क्या बात थी नेपोलियन के बारे में? देखो नेपोलियन बचपन में कार्सिका नामक द्वीप पे जन्मा था। कहां पे? कार्सिका नामक द्वीप पे। वो जो द्वीप था वो पहले फ्रांस के अंदर में नहीं आता था। बचपन में काफी मेधावी छात्र रह चुका था नेपोलियन। नेपोलियन ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े घर में जन्मा था, नहीं, एक गरीब परिवार में जन्मा था और अपने मम्मी से कुछ न कुछ ये हमेशा सीखता रहता था। जब ये अपने स्कूल के दौरान जाते थे अपने स्कूल में, तो बच्चे जो थे इसके दोस्त मजाक उड़ाते थे नेपोलियन का, लेकिन इसके शिक्षक हमेशा कहते थे ये बच्चा एक चट्टान की तरह कठोर है और ज्वालामुखी की तरह इसमें उबाल है। मतलब इतना कठोर है कि इसको कोई चट्टान भी तोड़ ना सकता, और ऐसा है इसके अंदर उबाल कि ज्वालामुखी इसको फाड़ के निकल जाए। कुछ इस तरह का बच्चा है नेपोलियन। अब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ, उस टाइम ये भी विद्रोह में था, इसलिए इसका जॉब छूट गया। अब जैसे ही फिर से फ्रांस में आया तो ये सेनापति के पोस्ट पे आता है, और सेनापति के पोस्ट पे आता है और आते आते 1794 में जब वहां आप देख रहे हैं रॉबespierre का शासन है, तो वहां पे आकर के ये सब कुछ उदल बदल कर देता है। सब अदल बदल कर देता है का क्या मतलब है? अब डायरेक्टरी शासन को अपने हाथ में कॉन्स्पिरेसी किया, 2 आदमी को इधर का मिला लिया, एगो तो हो गया नेपोलियन, तो 3 आदमी था। अब इसको तख्ता पलट कर दिया। कितना में? 1799 में। और 1799 में ही बनता है कौन? फ्रांस का शासक बनता है कौन? नेपोलियन। और नेपोलियन ने एक कोड दिया, उस कोड का नाम बताओगे आप लोग? क्या नाम था उस कोड का? उस कोड का नाम था नेपोलियन कोड। वो लगभग 1804 में दिया। इस कोड में लगभग नेपोलियन कोड में कितने होते थे? 5 कोड होते थे। मतलब जो जो चेंज किए नेपोलियन ने उसी को हम नेपोलियन कोड अवनमन कहते हैं। तो इस नेपोलियन कोड में जैसे कि जनता को अधिकार दो तुम बोलने का, समानता का, स्वतंत्रता का। अब घोषित कर दिया 1804 में कि सम्राट हम ही हैं, फ्रांस के कौन है? सम्राट हैं अपन, ये नेपोलियन कह रहा है। अब ये सब तख्तापलट हो गया। अब लगातार अब फ्रांस वाला को बात था कि अब जैसे फ्रांस के लोगों को हम स्वतंत्रता दिलाए हैं, वैसे ही और भी यूरोप में जितना भी देश है, आप देखते होंगे यूरोप में बहुत सारा देश है कि आप जैसे देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ऐसे देखिए और भी तो यूरोप में देश हैं। आप देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इटली को देख रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ फ्रांस को देख रहे होंगे, देखिए आप यहाँ ऑस्ट्रिया को। तो फ्रांस वालों का मानना था कि क्यों ना इधर से बढ़ के क्रांति उधर भी जाए, हर एक जगह क्यों ना फैले क्रांति। तो नेपोलियन ने इधर आक्रमण करना शुरू किया, इधर आक्रमण करना शुरू किया, इधर करना शुरू किया, और जहां जहां जाता था वहां वहां वो राष्ट्रवाद का अवधारणा क्या करता था? पेश कर देता था अपना कि चलो अब इस राज्य में राजा का शासन है, राजा का शासन को क्या करो? खत्म करो, अब नया शासन लो। ऐसा कौन कहता था? ऐसा नेपोलियन कहता था कि जाने लगा, जाते जाते हर एक देश पे वो अपना कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही अपना कब्जा करना स्टार्ट करता है, उसी दौरान क्या होता है आप देखोगे, एक समय आता है 1815 का। कितना? 1815। इस टाइम में वाटरलू का युद्ध होता है। किसका? वाटरलू
लू का युद्ध। इस वाटरलू के युद्ध में क्या देखने को आपको मिलेगा, ये अब सब देश पे तो आक्रमण कर ही रहा था नेपोलियन अपना, क्योंकि वो विश्व विजेता होने का सपना भी देख रहा था और चाह रहा था जो है हर एक जगह हम राष्ट्रवाद की अवधारणा को फैलाएं, चाह रहा था वो। तो इसी क्रम में क्या हुआ, 1815 में, कितना में, 1815 में वो रसिया पे आक्रमण करता है। कहाँ पे, रसिया पे। अब जैसे ही रसिया पे आक्रमण करता है तो और सब जो देश था, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, परसा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब बोला नेपोलियन का मन बहुत बढ़ गया है। अब नेपोलियन का मन बढ़ गया है, क्या किया जाए, नेपोलियन हर एक जगह कह रहा है कि नेपोलियन कोड लागू किया जाए, नेपोलियन राष्ट्रवाद को फैला रहा है, मतलब पुरानका जो राजा उजा था इस व्यवस्था को हटाओ, नया व्यवस्था लो, ये लोकतंत्र वाला व्यवस्था ये सब लो। कौन कह रहा था, नेपोलियन कह रहा था ऐसा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, रसिया को, ऑस्ट्रिया सब में जो राजा था, ब्रिटेन सब में, उस सबको दुख होगा। तो जैसे ही दुख हुआ ब्रिटेन के राजा को, ऑस्ट्रिया के राजा को, इस सबको, अब ये सब जैसे ही इधर से फ्रांस आक्रमण करता है किस पे, रसिया पे, सब उसका साथ दे देता है। किसका, रसिया का। रसिया का साथ देता है और रसिया का जैसे ही साथ देता है, रसिया इस युद्ध में जीत जाता है और फ्रांस बुरी तरह से पराजित होता है। जैसे ही फ्रांस पराजित होता है बुरी तरह से, अब तो नेपोलियन का कोई खैर नहीं, नेपोलियन का हार हो जाता है और नेपोलियन को अंतिम समय में वहीं अंटार्कटिक महासागर में एक द्वीप पड़ता है, उसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप। क्या नाम है, सेंट हेलेना द्वीप। उस सेंट हेलेना द्वीप पे जो है उसको भेज दिया जाता है और अंतिम का जीवन जो है नेपोलियन अपना यहीं लगता है। अब देखो 1815 के बाद क्या होता है, 1815 के बाद रसिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, ब्रिटेन, परसा सब एक जगह हुए और कहते हैं चलो अब फिर से क्या करते हैं, अपना सम्मेलन करते हैं, जो हम लोग नेपोलियन जैसे शक्ति को क्या किए, हरा दिए। अब क्या करो, ऑस्ट्रिया का एक जगह पड़ता है, या ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कहता है कि जो सब हराए हैं ना हम लोग उसको, उस चोटा नेपोलियन को, सब मिलके अपन क्या करते हैं, एक सम्मेलन बुलाते हैं। और हम आपको बताए हैं कि कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। तो इस कांग्रेस के समूह में ये 1815 में हुआ। ऑस्ट्रिया भाग लिया, ब्रिटेन भाग लिया, परसा भाग लिया, रसिया भाग लिया, सब ने मिल करके भाग लिया और सब ने कहा कि हम क्या करते हैं, बैठते हैं, और कहाँ पे, वियना नामक जगह पे बैठते हैं और क्या करते हैं, तो हम जो है नेपोलियन जो नया व्यवस्था लाने का कोशिश कर रहा था उसको हटा करके और नया जो है पुराना फिर से राजा वाला जो सिस्टम था उसी को लाते हैं। कौन ऐसा कह रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, क्योंकि मेटरनिख का कहना था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम आ जाता है। इसका क्या मतलब होता है, फ्रांस में कुछ होगा ना, छोटको सा बात होगा तो चल जाएगा कहाँ पे, पूरा यूरोपे में फैल जाएगा, ऑस्ट्रिया में, परसा में, ब्रिटेन में, पोलैंड में, डेनमार्क में, हर एक जगह फैल जाएगा। इसलिए फ्रांस को शांत रखो, क्या करो, शांत रखो। अब नेपोलियन तो चलिए गया। अब नेपोलियन के जाने के बाद फिर से वियना में एक सम्मेलन होता है, उसी को वियना कांग्रेस कहा गया और इसी में संधि होता है। इस संधि को, क्योंकि ये संधि वियना में हो रही थी इसीलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसलिए इस संधि को कहा गया वियना संधि। इस वियना संधि में क्या हुआ, कहा गया फिर से जितना राज्य है ना सबको क्या करो, एक करो, क्या करो, एक करो। और जो जैसे व्यवस्था था पहले, नेपोलियन के पहले जो व्यवस्था राजा वाला सिस्टम था उसी राजा वाला सिस्टम को लो। फ्रांस में क्योंकि पहले लुई 16वां बुर्बो राजवंश का था, तो फिर से क्या करो, बुर्बो राजवंश को सत्ता में लो। और फ्रांस में फिर से लाया गया किसको, बुर्बो राजवंश का राजा था लुई 18वां। क्या नाम था, लुई 18वां। लुई 18वां को फिर से क्या किया गया, सत्ता में लाया गया। और ये सब चीजें हो ही रही थी। इधर लुई 18वां जो था एक अच्छा शासक था, उसको पता था कि यदि फिर से हम ये वाला गलती करेंगे जैसा मेटरनिख हमको सिखा रहा है, तो फिर से वहां पे नरम दल गरम दल वाला है, कूटेगा हमको धर के, तो बढ़िया से मारेगा। इसीलिए क्या करो ना तुम, कि हम दोनों को मिला के चलते हैं, गरम दल को भी मिला लेते हैं और नरम दल को भी मिला लेते हैं। ये जो शासक था तो ये तो ठीक ठीक काम कर रहा था, इसके काल में विद्रोह नहीं होता है। अब देखो होता क्या है, इसके काल में तो विद्रोह नहीं हुआ, अब विद्रोह किसके काल में होता है। अब इसके बाद अगला शासक बनता है, उसका नाम था चार्ल्स दशम। क्या नाम था बाबू, चार्ल्स दशम। ये चार्ल्स दशम, क्योंकि ऐसे रोमन लेटर में एक्स का मतलब 10 होता है, आप लोग समझते हैं। चार्ल्स दशम अगला शासक बना।
अगला शासक ये जैसे ही बनता है, ये पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। किसको? पोलीगनेक को। पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। और चार्ल्स दसम कहता है कि हम फिर से उसी पुरातन व्यवस्था को बढ़िया से चलाएंगे, ये सब चेंज वेंज हमको समझ में नहीं आता है कुछ हो, हम फिर से वही चीज चलाएंगे। क्या जो चार्ल्स दसम जो था ये कह रहा था, और पोलीगनेक को बना दिया। और पोलीगनेक से पहले से लोग नाराज चल रहा था, यार ये पोलीगनेक ठीक आदमी नहीं है, जो गर्म दल वाला था उसके विचारधारा भी रहता ही नहीं था। तब चार्ल्स दसम फंस गया बढ़िया से, और 4 गो और अथी कर दिया। ही 25 जुलाई को क्या करता है नहीं, 25 जुलाई 1830 को 4 गो और अध्यादेश लाता है। वो जो 4 गो जो रूल था, वो 4 गो रूल प्रतिक्रियावादी के खिलाफ था, जो लोग गर्म दल वाला था, गर्म विचारधारा वाला, उसके खिलाफ था। अब लगा जनता को फिर से हो रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अब रोकते हैं चलो इसको। तब 1830 में जुलाई में जनता सब ने क्रांति कर दिया इसी को, क्योंकि ये क्रांति जुलाई में हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं जुलाई क्रांति। आपसे पूछेगा कि चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्या बताओगे आप? पोलीगनेक। क्या बताओगे? पोलीगनेक। और ये क्रांति कब हुआ? 25 जुलाई 1830, इसलिए इसको हम कहते हैं जुलाई क्रांति। अब कुछ कुछ टॉपिक आपको जैसे बन जाते हैं, मेटरनिक के बारे में बताना, मेटरनिक व्यवस्था क्या था, फिर 1848 का क्रांति, फिर इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। ये 4 टॉपिक आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे। और देखिए हम ना आपको नोट्स भी देने का काम करेंगे, जैसे कि आप ये हैंड रिटेन नोट्स होगा, आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी, ये देखो अमेरिका का जितना चीज़ है सब कुछ हम बता दिए हैं। फ्रांस का क्रांति में क्या क्या हम आपको न्यूज शर्मा के बारे में पढ़ा दिए हैं, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ा दिए हैं, वियना कांग्रेस पढ़ा दिए, लुई ठर्मा को पढ़ा दिए। अब ये मेटरनिक बचा, और ये जो है थोड़ा सा बचा होगा। अब इसके बाद चार्ल्स दसम बता ही दिए, लुई फिलिप बताएंगे, और इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण बताएंगे। और जैसे ही बताएंगे ये टॉपिक आपका खत्म, और आप यकीन मानो आपका 7 से 8 नंबर पक्का हो जाएगा इस चैप्टर पढ़ने के बाद। और कॉन्सेप्ट तो हम किस तरह से क्लियर करते हैं आप समझ ही सकते हो। मेरे ऑफलाइन क्लास में आओ, कभी देखो क्या भीड़ होता है, तो ये 7 से 8 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए जय हिंद।